मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में आतंकवाद विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्व में वीडियो में आतंकवाद विषय पर चर्चा की गई है। आज हम इसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, असम में आतंकवाद, नक्सली आतंकवाद पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। जम्मू कश्मीर राज्य में भी 1987 से ही आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से संगठन आतंकवाद में संलग्न है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन आर्मी KLA, हिजबुल मुजाहिदीन, जमात-उत-दौला और फरहान, हरकत-उल-अंसार, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अली पार्टी विरुद्ध कॉन्फ्रेंस और ये तेलंगाना पार्टियों और उग्रपंथी दोनों ही हैं। कुछ आतंकवादी संगठन इसके सदस्य आतंकवादी संगठन उनके सदस्य और उद्देश्य। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ का घोषित उद्देश्य जम्मू कश्मीर राज्य के लिए स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्थिति प्राप्त करना बताते हैं। कुछ को घोषित उद्देश्य जम्मू कश्मीर राज्य का पाकिस्तान में विलय है। इन आतंकवादियों द्वारा लंदन में भारत के राजनयिक RM म्हात्रे का अपहरण, उनकी हत्या की गई। इस क्षेत्र में आतंकवादी अपहरण, लूटमार, बम विस्फोट इत्यादि कार्यों को अपनाते हुए आतंक स्थापित करने में संलग्न है। ये आतंकवादी भी पाकिस्तान से भरपूर सहायता प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं। 1989 में भारत सरकार के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री के अपहरण के बाद उन्होंने उच्च पदस्थ व्यक्तियों के अपहरण, हत्या का मार्ग और तीव्रता के साथ अपना लिया। एक चिंताजनक तथ्य है कि 1990 के मध्य तक आतंकवाद कश्मीर क्षेत्र तक सीमित था। उसके बाद आतंकवाद जम्मू क्षेत्र में पैर पसारने लगा। 1993-95 वर्षों में जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद की स्थिति गंभीर है। पहले तो हजरत बल प्रकरण में शासन की प्रतिष्ठा को आघात, उग्रवाद को बढ़ावा मिले। इसके बाद 11 मई 95 को सूफी संत नूरुद्दीन नूरानी की पवित्र दरगाह सराय शरीफ को भी आतंकवादियों ने जलाकर ध्वस्त कर दिया। सराय शरीफ की समस्त घटना चरण दरगाह को ध्वस्त करने में हिजबुल मुजाहिदीन नेता मुस्तकिल ने प्रमुख भूमिका निभाई। सराय शरीफ की इस घटना से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में भारतीय प्रयत्नों को निश्चित रूप से भारी आघात पहुंचा। आतंकवाद को नियंत्रित कर लगभग समाप्त करने का तरीका यही हो सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। अतः भारत सरकार ने स्थिति का सही रूप में आकलन कर मई 96 में जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा के चुनाव करवाए। आतंकवादियों की सारी धमकियों के बावजूद इन चुनावों में 40% मतदान होते ही स्पष्ट है कि जनता आतंकवाद से तंग आ चुकी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए विवश है। ऐसी स्थिति में 1996 के अंत में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव करवाए गए। सभी प्रमुख दलों ने चुनाव में उत्साहपूर्वक भाग लिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी बहुमत प्राप्त कर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनाई। 1999-2002 के वर्ष और जम्मू कश्मीर के प्रसंग में आतंकवाद। 1996 में निर्वाचित सरकार ने 97-98 वर्षों में आतंकवाद को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन 1999 से ही आतंकवाद ने पुनः गंभीर रूप ले लिया और अगस्त 2002 तक स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। जम्मू कश्मीर का यह आतंकवाद प्राक प्रायोजित आतंकवाद है तथा इस आतंकवाद की श्रृंखला में पहले तो जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला किया गया। उसके बाद 13 सितंबर 2001 को भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद तक दुस्साहसिक आतंकी हमला किया गया। इस प्रकार आतंकवाद ने पूरी उग्रता के साथ सिर उठा लिया
वर्तमान स्थिति सितंबर 2002 में जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों के परिणाम स्वरूप पीडीपी और कांग्रेस की नई सरकार गठित हुई। सरकार आतंकवाद के अंत और शांति स्थापना के वायदे के साथ सत्ता में आई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव कुछ अन्य कारणों से पाकिस्तान के रवैये में थोड़ा परिवर्तन आया था लेकिन न तो आतंकवादियों की मनोदशा में कोई परिवर्तन आया और न ही पाकिस्तान मन की से अच्छा पड़ोसी बन पाया। जून जुलाई 8 से आतंकवाद ने पुनः उग्र रूप धारण कर लिया। इस बार बहाना बना जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अमरनाथ तीर्थ ट्रस्ट को यात्रियों की सुविधा प्रबंधन हेतु कुछ एकड़ भूमि प्रदान करना। आतंकवादी तत्वों ने केवल आतंक और भय का माहौल खड़ा किया और अलगाववादी तत्वों के साथ जुड़कर भारत विरोधी षड्यंत्रों में संलग्न हो गए। पड़ोसी देश पाक की गुप्तचर एजेंसी ISI और बांग्लादेश से भी उसे प्रोत्साहन मिला। सितंबर के मध्य में ऐसा लगा कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर कुछ नियंत्रण स्थापित हो गया है, लेकिन निकट भविष्य के संबंध में कुछ कह पाना संभव नहीं है। स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवादी तत्व कभी भी पूरी शक्ति के साथ षड्यंत्रों में जुट जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार एकजुट होकर विवेक और चित्ते भारी साहस के साथ चौतरफा प्रयत्न करने होंगे। साथ ही न केवल पाकिस्तान वरन अब तो बांग्लादेश और बांग्लादेश की भूमिका को भी दृष्टिगत रखते हुए सीमाओं को निरंतर गहरी सतर्कता बरतते जाने की आवश्यकता है। यह तथ्य है कि आतंकवाद कभी कम कभी अधिक अंशों में सदैव पाकिस्तान से प्रेरित प्रोत्साहित होता रहा है। धर्म को आधार बनाकर आतंकवाद पर इस्लामी आतंकवाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से ही जुड़ा एक अन्य आतंकवाद इस्लामी आतंकवाद या धर्म को आधार बनाकर अपनाया गया आतंकवाद है। सच्चाई तो यह है, इस्लाम सहित दुनिया के सभी देश धर्म प्रेम शांति का संदेश देते हैं। आतंकवाद के परिणाम पाकिस्तान की जनता भी शांति चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के उग्रवादी तत्व शांति प्रक्रिया में बाधक बनते रहे हैं, आज भी बाधक की भूमिका अपना रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की शांति घोषणाओं पर संदेह करने का उचित आधार बनता है। असम, त्रिपुरा राज्यों, गोरखालैंड, झारखंड आदि क्षेत्रों में आतंकवाद। असम में 1947 से ही पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र पूर्वी बंगाल से व्यक्तियों का आना जारी था, जो कभी कम काफी अधिक 1970 तक जारी रहा। 1971 में स्वाधीन बांग्लादेश के लिए आंदोलन, बाद में स्वाधीन बांग्लादेश की स्थापना से असम में आने वाले अवैध घुसपैठियों की संख्या लाखों में हो गई। विदेशियों और बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों से असमवासियों ने अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन, अपनी जातीय और सांस्कृतिक पहचान के लिए संकट महसूस किया। अतः 1979 से अखिल असम छात्र संघ, अखिल असम गण संग्राम परिषद में विदेशियों को असम से बाहर वापस भेजने की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन को जनता को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अधिकांश आंदोलन पहुंचा शांतिपूर्ण था, लेकिन आतंकवादी घटना और एक बड़ी आतंकवादी घटना हुई। एक ऐसी बड़ी घटना थी फरवरी 1983 में दिल्ली का संघर्ष। अंत में 15 अगस्त 1985 को असम समझौता संपन्न हुआ। असम की स्थिति में निश्चित रूप से दोहरा उल्फा और असम में आतंकवाद। 1989 में के अंतिम महीनों में असम में एक नया आतंकवादी संगठन उल्फा खड़ा हो गया। इस संगठन ने अपना लक्ष्य घोषित किया, असम के संप्रभु राज्य की स्थापना, अर्थात भारतीय संघ से अलग संप्रभु असम राज्य की स्थापना। उल्फा ने हिंसक आंदोलन, जबरन वसूली, अपहरण, हत्या के तौर तरीके अपना लिए। 1991 के प्रारंभ से उल्फा की आतंकवादी गतिविधियों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। भारत सरकार ने उल्फा की आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र को प्रशांत क्षेत्र घोषित किया। उल्फा के विरुद्ध ऑपरेशन विजन के नाम से सैनिक कार्रवाई की, लेकिन शांति स्थापित करने के कार्य में
आंशिक सफलता ही प्राप्त की जा सकी। ऑपरेशन बजरंग के बाद अल्फा आतंकवादियों को सितंबर 1991 में सैनिक अभियान ऑपरेशन डायनामिक्स संचालित किया गया। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सेना अपने इस अभियान में अल्फा आतंकवाद के विरुद्ध विजन से प्राप्त करने में सफल रही है। ऑपरेशन डायनामिक्स 1 वर्ष की अवधि में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाया है। असम की 30वीं सेना के नेतृत्व में 1991 में जिस लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ, उसने असम में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में आंशिक सफलता अवश्य प्राप्त की, लेकिन 1997-2000 में अल्फा आतंकवादी गतिविधियाँ पुनः बढ़ गई। असम के आतंकवादी संगठन अल्फा की ISI सांठगांठ है। 2003 में भारतीय सेना ने भूटान सरकार के सहयोग से भारत विरोधी अल्फा उग्रवादियों पर प्रभावी कार्रवाई कर अधिकांश अंशों में उन्हें नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। 1990 से ही असम के बोडो क्षेत्र में अलग बोडो राज्य बोडोलैंड की स्थापना को लेकर आंदोलन चला। इस आंदोलन में भी उग्रवादी गतिविधियों को अपना लिया गया। 1996-2002 के वर्षों में बोडो क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहे। बोडो क्षेत्र की समस्याओं को समझते हुए पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के प्रयत्न में रूप में 2002 में भारत सरकार असम सरकार बोडो उग्रवादियों के बीच वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता के आधार पर स्वायत्त प्रांत 6 सदस्यीय बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। समझौते और परिषद की स्थापना का उद्देश्य इस क्षेत्र में जनजातीय और गैर जनजातीय दोनों ही वर्गों के व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। आज में केवल असम व पूर्वी उत्तरी भारत उग्रवाद की आग में जल रहा है। इस पूरे क्षेत्र में अनेक संगठन सक्रिय है, जिनका आंदोलन अभी भी आतंकवादी रूप ले लेता है। ऐसे कुछ संगठन हैं मणिपुर में पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी, त्रिपुरा उपजाति युवा समिति, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स, मेघालय में खासी जयंती लिबरेशन आर्मी आदि। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पूर्वोत्तर के विद्रोहियों को हथियार देने के साथ साथ बांग्लादेश, म्यांमार में छापा वहाँ सैनिक प्रशिक्षण दे रही है। स्थिति गंभीर है, लेकिन आशाजनक तथ्य है कि 1996 से लेकर आज तक भारत सरकार समस्त उत्तरी पूर्वी भारत के प्रति पूर्णतः सजग है। ये सजगता पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा, गुजराल, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी, वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राओं से स्पष्ट है। अल्फा उग्रवादियों के विरुद्ध प्रभावी संगठनिक कार्रवाई और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की स्थापना के रूप में 2003 में पूर्वोत्तर में आतंकवाद को नियंत्रित कर शांति स्थापना की दिशा में उल्लेखनीय प्रयत्न किए गए हैं। गत 6 वर्षों से उत्तरी पूर्वी भारत की विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। विकास और उद्देश्यपूर्ण तथा सक्षम शासन इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख आवश्यकता है। सही दिशा में एक अन्य कदम यह है कि सरकार ने उत्तरी पूर्वी भारत की उग्रवादी से भारतीय सुधार के तहत बिना शर्त बातचीत की पेशकश की। साथ में स्पष्ट कर दिया कि पृथकता की अवधारणा किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगी। आतंकवाद पर विजय प्राप्त करने के लिए सैनिक कार्रवाई के साथ साथ हमें इस क्षेत्र की जनता को जीतना होगा। हम नक्सलवादी आतंकवाद पर चर्चा करेंगे। नक्सलवाद आतंकवाद का आशय माओवाद के क्रांतिकारी हिंसक वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद है, जो अपना लक्ष्य बताता है सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना। सर्वप्रथम 1967-71 के वर्षों में बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में नक्सलवाद के रूप में आतंकवाद सामने आया। इसका सबसे अधिक जोर पश्चिम बंगाल में था। विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रमुख नेता थे चारू मजूमदार, कन्नू सान्याल, आंध्र प्रदेश में वी सत्यनारायण और टी नागर रेड्डी, केरल में पुन्नीफल नारायण, KPR गोपालन आदि। नक्सलवादियों ने लोकतांत्रिक राजनीति का पूर्ण विरोध करते हुए जन क्रांति पर बल दिया। इसके लिए सबसे प्रमुख तरीका अपनाया है भूमिहीन मजदूरों को संगठित कर विलायत उत्पत्ति के आधार पर भूमिपतियों के विरुद्ध खूनी संघर्ष। नक्सली आतंकवाद के विरुद्ध शासन द्वारा बल प्रयोग किया गया, जिसके साथ साथ सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण कुछ अन्य व्यक्तियों ने नक्सलवादी हिंसा से ग्रस्त क्षेत्रों में स्वयं जाकर सामान्य जनता को बात के लिए प्रेरित किया। न केवल वे नक्सलवाद से दूर रहे, वरन उनके द्वारा नक्सलवाद और सशस्त्र
क्रांति का विरोध किया जाए। जयप्रकाश नारायण ने भारी साहस का परिचय देते हुए नक्सलवादी हिंसा के कुछ प्रमुख नायकों से भी संपर्क स्थापित किया। उनमें से कुछ को भी हिंसा से दूर करने में सफल रहे। शासन द्वारा बल प्रयोग और जयप्रकाश जैसे व्यक्तियों की सद्भावना से बेहतर तक नक्सलवादी आतंकवाद का एक बार ये तो बहुत शिथिल पड़ गया, लेकिन इस सदी के 90 दशक से लेकर 21वीं सदी के प्रथम दशक की लगभग समाप्ति के वर्षों तक नक्सलवाद ने पुनः सर उठा लिया है। यह नक्सली आतंकवाद अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है तथा नित्य नई गतिविधियों को अपना रहा है। विश्व गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आज देश के 13 राज्यों के 96 जिलों में ये समस्या तथाकथित लाल गलियारे में कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक शामिल है। स्थिति इतनी गंभीर है, झारखंड के 22 में से 18 जिलों, छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 60% में नक्सलियों का भारी प्रभाव प्राप्त है। कुछ जिलों में तो वास्तविक शासन ही नक्सलियों के तार नेपाल के शक्तिशाली माओवादियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये आतंकवादी भूमि की भूमि पर कब्जा, भूमि प्रति शासन जुड़ी व्यक्तियों का अपहरण इत्यादि तरीकों को अपना रहे हैं। यह आतंकवाद भूमिपतियों द्वारा किए गए अन्याय के प्रति आक्रोश ने भारी अन्याय प्रतिक्रिया के रूप में जन्म लिया। अब तो पुलिस स्टेशन पर हमला कर पुलिसकर्मियों को हत्या और लूट मारने के रिपोर्टों को नुकसान होने और विस्फोटों को स्टेशन को नष्ट करने की चेष्टाएं आदि दिन बाद हो रही है। अब तो आतंकवाद कुछ नए, अधिक व्यापक, राज्य व्यवस्था के अधिक चुनौतीपूर्ण ले रहा है। इस सब के अतिरिक्त जब कभी कभी मजदूर कंस्ट्रक्शन ट्रेन में आतंकवादी तौर तरीके अपना लेते हैं और ऐसी परिस्थिति औसतन होती नहीं रही। पुलिस और सेना सामान्य जनता को आतंक करने के लिए आतंकी तौर अपना लेती है।